नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज के न्यूज नाइट पे सबसे पहले बात पीएम मोदी की छात्रों से संवाद और आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री ने युवाओं को बदलती दुनिया के लिए तैयार रहने, चुनौतियों को अवसर में बदलने और विकसित भारत की जिम्मेदारी संभालने का मंत्र दिया है। क्या विशेष है इस मंत्र में, देश के युवा इसको कैसे ले रहे हैं, इस पर विशेष बातचीत भी हम करेंगे और विस्तार से आपको पूरी खबर दिखाएंगे। इसके बाद बात झारखंड की, जहां छात्रों का आक्रोश चरम पर है। तो छात्रों के आक्रोश की बात करेंगे जो राज्य सरकार के थामे नहीं थम रहा। झारखंड में परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का सत्याग्रह 15वें दिन भी जारी है और छात्रों के साथ सरकार की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही है। और अब 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी है। विस्तार से पूरी खबर आपको दिखाएंगे और बात पंजाब की भी होगी। जी, पंजाब में सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में अघोषित सेंसर लगा हुआ है। बीजेपी ने भगवंत मान सरकार पर माफिया के प्रभाव, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और पेपर लीक से लेकर अवैध खनन तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको दिखाएंगे पूरी खबर, हमारे साथ आप देखिए इसको। और इसके अलावा देश दुनिया की हर जरूरी खबर हम आपको दिखाएंगे न्यूज नाइट में। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से किया संवाद। कहा, सेमीकंडक्टर से ड्रोन तक युवा गढ़ रहे हैं नए भारत की नींव। परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को भी किया राष्ट्र को समर्पित। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर 15वें दिन भी छात्र आंदोलन जारी। सोरेन सरकार से बातचीत रही फिर बेनतीजा। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी। शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर केंद्र के प्रस्ताव का किया समर्थन। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रुख का किया स्वागत। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एकजुटता को बताया समय की मांग। पंजाब की भगवंत मान सरकार पर भाजपा आक्रामक, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पेपर लीक, रंगदारी, अत्याचार को बताया अराजकता का कारण। कहा, अघोषित सेंसरशिप से चौथा स्तंभ भी प्रभावित। E20 पेट्रोल पर फैली आशंकाओं को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किया सिरे से खारिज। जांच में गुणवत्ता तय मानकों के भीतर 500 ppm क्लोराइड और नमी के दावों की नहीं हुई पुष्टि। हिमाचल के चंबा में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 11 घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर व्यक्त की संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह की, जहां डिग्रियों के साथ सपनों ने भी नई उड़ान भरी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा, बदलती दुनिया में वही आगे बढ़ेगा जो सीखने और नई चुनौतियों से जूझने का साहस रखेगा। छात्रों को देश हित में निर्णय लेने का मंत्र मिला। तो रिसर्च और तकनीक को भारत की आत्मनिर्भरता का आधार बनाने का आह्वान भी हुआ। चिप से लेकर शिप तक, अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने अवसरों का एक नया क्षितिज रखा। तो देखिए आईआईटी दिल्ली से निकली उस नई पीढ़ी के नाम, युवाओं का संदेश। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ की यह विशेष रिपोर्ट। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की भी तो बात है जब ओरिएंटेशन हुआ था और अभी ये कॉन्वोकेशन का समय भी आ गया। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज, कुमाऊं, आरा, कारा। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये भी हो सकता है जीरा सराय का पोहा भी आज कुछ लोगों को बुला रहा हो। अभी समय तो हो गया है। सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो?
और विनती पर जाए तो मुझे भी याद करना। मौका था आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह का। इत्तेफाक ये कि जिन चुनिंदा बच्चों को प्रधानमंत्री ने मेडल दिए वे सभी लड़के थे। टॉप में लड़कियों के गैर मौजूदगी देख प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज के साथ छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। अलग अलग श्रेणियों के 3000 से ज्यादा स्नातकों और 587 शोधार्थियों से प्रधानमंत्री ने चुनौतियों का सामना करने, देश हित में निर्णय करने और बदलते समय के साथ तकनीक को अपनाए जाने का आग्रह किया। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी। सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित एआई संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश में रिसर्च क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। देश में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन और पैकेजिंग यूनिट, स्पेस में भारत के बढ़ते स्टार्टअप पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि भारत में आत्मनिर्भरता का आलम अब ये है कि चिप से लेकर शिप तक सबका निर्माण देश में हो रहा है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के इस युवा मंत्र पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। क्या है इसके मायने और युवाओं ने कैसे इस मंत्र को लिया है, इस पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। और आज यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है। आज का हमारा विशेष है पीएम मोदी का संदेश, नई पीढ़ी नया भारत। पीएम मोदी का संदेश, नई पीढ़ी नया भारत आज का हमारा विशेष है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी का संदेश, नई पीढ़ी नया भारत। और अपने मेहमानों का हम आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग आईआईटी दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रोफेसर विवेक, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके साथ ही साथ अमरप्रीत सिंह, जो कि परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल विनर हैं आईआईटी दिल्ली में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अमरप्रीत आपका। और हमारे साथ रोमिता घोष, जो कि सीईओ हैं इशरक हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो स्टार्टअप उन्होंने, ये उनका स्टार्टअप है जो जिसको कहना चाहिए कि सफलता की नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है। तो युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ उनको राह, उनको मार्गदर्शन दिखाने वाले प्रोफेसर विवेक भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विवेक, अगर हम आपके पास आए उससे पहले युवाओं के पास जाना चाहेंगे और इनसे समझना चाहेंगे। खासतौर पर सबसे पहले मैं अमरप्रीत से जानना चाहूँगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके कैंपस में, आप जिन्होंने जिस तरह से आप लोगों ने इंटरैक्ट किया, क्या टेक अवेज आपने लिए प्रधानमंत्री का? जो संभाषण था, विशेष तौर पर उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ मेडल पाना, क्योंकि आप एक मेडलिस्ट हैं,
तो सिर्फ मेडल पाना, डिग्री पाना ये ही जीवन की परीक्षा नहीं है, या यही आईआईटी आपको नहीं देता, बहुत कुछ ऐसा भी देता है जो स्पेशल है। कैसे आपने इन विचारों को लिया, क्या कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के संभाषण का? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से इस मेडल को मुझे मिला, और ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी से मेडल मिलना, बल्कि मेरा आईआईटी दिल्ली के साथ एसोसिएशन जो है उसको भी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जी। और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि आज के हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण को कैसे लिया, तो उसमें कुछ जो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक उन्होंने रिसर्च की बात करी। जैसे हम अभी देखते हैं कि काफी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में रिसर्च जो है वो एक अलग आयाम पे है, बट हमारी कंट्री में भी काफी इस पर फोकस दिया जा रहा है। बट जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छी ग्रांट इसके बारे में जो है घोषित की है, और साथ ही साथ उन्होंने इस पर जोर भी दिया है कि न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि वो पीएम खुद जो है इसमें इंटरेस्टेड है कि युवा इस तरफ बढ़ें और रिसर्च में आगे कुछ ना कुछ जो है नया लेके जाएं, देश को लीड करें जी। और साथ साथ फिर वो एक ग्लोबल मंच पे भी कुछ ना कुछ रिसर्च में आगे लेके आएं। हमारी खुद की इंडिविजुअल अपनी कंट्री की इनोवेशन होनी चाहिए। हम जैसे कि किसी बाहर कंट्रीज की इनोवेशन या जो भी है उन पर रिलाय न रहें। और उन्होंने एक और भी बहुत अच्छी बात कही कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, तो ये अभी का जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है ये आगे आने वाले 30-35 सालों में बेसिकली हमको दिखना शुरू होगा कि इसका क्या हमारा रिजल्ट आता है हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे। तो ये बहुत ज्यादा सीधे रिलेट करता है जो कि हमारा विकसित भारत का लक्ष्य भी है। तो ये कुछ चीजें जो है उनके भाषण से सीधे जो मैं समझ पाया। बाकी उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से युवाओं से कनेक्ट किया। उनके भाषण को सुन के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, या मतलब एक बहुत अच्छा कनेक्ट था, और काफी इंस्पायरिंग स्पीच थी। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस मोमेंट जी बिल्कुल इंस्पायरिंग स्पीच थी, और विशेष बात थी आप लोगों को सीधे उन्होंने कनेक्ट किया। ये प्रधानमंत्री का एक निराला अंदाज है निश्चित तौर पर, और जो बात वो कहते हैं दिल से कहते हैं, और शायद यही वजह है कि वो सीधे कनेक्ट भी करते हैं। अगर मैं रोमिता घोष आपसे इस बात को समझना चाहूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी आप कुछ करिए तो इस बात का ख्याल रखिए कि भाई वो देश पर उसका क्या असर होने जा रहा है, या वो देश हित में है कि नहीं। और आज जब हम देखते हैं कि तमाम सारी जो जिसको कहना चाहिए कि नए क्षेत्र हैं, चाहे वो एआई की बात करें या फिर स्पेस की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, तो ऐसे में एक स्टार्टअप फाउंडर के तौर पर आपको भारत की अगली बड़ी छलांग इसमें दिखाई दे रही है। कैसे आकलन करेंगी इसका? बिल्कुल, नमस्कार, मेरा नाम रोमिता है। मैं ये देखती हूँ कि युवाओं में बहुत ही पैशन है, बहुत एनर्जी है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें सही गाइडेंस मिले, सही कोचिंग मिले। और जो आप कह रहे हो कि एआई का भी लहर चल रहा है, अगर हम अपने पर्पस से कनेक्ट हो पाए, और जो पर्पस नेशन बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है, और उसको हम सॉल्व करें एज एंटरप्रेन्योर, एज वुमेन एंटरप्रेन्योर, और जीडीपी में बहुत जरूरी है कि विकसित भारत के लिए जो महिलाएं हैं वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि वही एक लिवर है, बहुत इंपॉर्टेंट लिवर है जो अभी थोड़ा कम है और जो बहुत आगे हमें लेके जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सही मेंटरिंग मिले, कोचिंग मिले, और जो R&D में जो इन्वेस्टमेंट की घोषणा हुई है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो एक्चुअली डायरेक्ट होके हम तक आए और हम अपने पर्पस से कनेक्ट हो जाए, जो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंडिया का वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि हम एज वुमेन एंटरप्रेन्योर या एज महिलाएं हम जो सॉल्व करती हैं उसमें लॉजिक का कंपोनेंट होता है और एक इमोशन का कंपोनेंट होता है। इमोशन जो एम्पैथी होती है, जो ना कि हम कस्टमर के लिए सॉल्व करते हैं, बट हम सोसाइटी के लिए सॉल्व करते हैं, फिर कम्युनिटी के लिए सॉल्व करते हैं, और इस दौरान अपना फैमिली, अपना सोसाइटी तो आगे जाता ही है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग के लिए बाय डिफॉल्ट हो जाएगा।
तो इवेंचुअली जो होगा, क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसके साथ अगर हम टेक्नोलॉजी, R&D इन्वेस्टमेंट, पेशेंट कैपिटल, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो वेट कर सके, ना कि इन्वेस्टर्स 2-3 सालों में हमसे रिटर्न की एक्सपेक्ट करें, बट हमें 7 से 10 साल दिया जाए, तो आप देखिए हेल्थ केयर, फार्मा, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट जस्टिस, फूड एंड एग्रीकल्चर में हम बहुत आगे जाएंगे, इतना आगे जाएंगे कि मुझे बोलते हुए बहुत खुशी होगी कि भारत महान देश था, है, रहेगा, लेकिन विकसित भारत होने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया फाउंडेशन है। जो चाहिए वो है सपोर्ट और आप लोगों का सहारा और प्रोत्साहन। चलिए, आप लोग क्या दरअसल जिसको कहना चाहिए कि जो हमारे युवा हैं वो नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आने वाले जब 30-35 वर्षों में हमारे युवा इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि दुनिया शायद उसको देखेगी, और ये जो चेंज होगा वो सबको अचंभित करने वाला होगा। लेकिन हम सबको विश्वास है, आप सब लोगों पर, हम सब पर एक दूसरे पर विश्वास है। प्रोफेसर विवेक, प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले 20-30 सालों में दुनिया कितनी तेजी से बदलेगी या कितनी अनिश्चितताएं होंगी, इसको शायद कोई जानता नहीं है। तो एक शिक्षक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूं कि किस तरह से आप IIT में छात्रों को, या ये कहूं कि शिक्षकों के लिए किस तरह से वो आने वाले वर्षों के लिए अपने छात्रों को तैयार कर रहे हैं, जीवन के संघर्षों के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका एकेडमिक्स है उसमें तो आप एक्सेल कर ही रहे हैं, अपने बच्चों को करा ही रहे हैं। नमस्कार निखिल जी। तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अमरप्रीत की एक बात दोहराना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो बहुत एनर्जेटिक था, और उनकी एक अपनी खास शैली है, उससे वो स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं। और वो 2020 में भी हमारे कॉन्वोकेशन के चीफ गेस्ट थे, कोविड के कारण ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन किया था तभी भी, और मैंने आज दोबारा देखा कि वो अपनी एक विशिष्ट शैली में स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं। तो लगभग उनके पूरे आधे घंटे के भाषण में कॉन्वोकेशन हॉल तालियों से गूंज रहा था। अब आपके सवाल के पास आता हूं, तो जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो बाहर जो बदलाव हो रहे 20 या 30 और बदलाव होंगे अगले आने वाले 20 या 30 सालों में, उसमें जिस तरह की शिक्षा आप देंगे उसमें भी बदलाव की जरूरत है, और उस दिशा में भी IIT ने काफी कदम ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि पहले वर्ष के जो कोर्सेस होते हैं उसमें AI, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन के ऊपर कोर्सेस ऑलरेडी हमने ऐड कर दिए हैं। पिछले साल IIT दिल्ली ने करिकुलम रिव्यू किया था, तो इसमें ये कोर्सेस ऐड कर दिए गए हैं। और पहले जैसे लोग शायद जॉब्स के लिए तैयार करते थे, लेकिन अब वो माहौल पूरा बदल गया है। विद्यार्थियों के जो एस्पिरेशंस है वो भी चेंज हो रहे हैं। अभी वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं देखते हैं, जैसे रोनिता ने कहा कि दे हैव वेरी लार्ज एस्पिरेशन, स्टार्टअप्स वगैरह देखते हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने कई सारे कदम यहाँ IIT में उठाए हैं, कोर्सेज के माध्यम से, जो हैंड्स ऑन लर्निंग के माध्यम से हो, इंडस्ट्री कनेक्ट के माध्यम से हो। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो प्रधानमंत्री का चिप से शिप तक आत्मनिर्भरता का विजन है, और वो कहते हैं कि आने वाले जो वर्ष हैं वो निश्चित तौर पर हमारे युवा उसको डिसाइड करने वाले हैं, वो डिसाइडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे झारखंड में बढ़ता आक्रोश। ब्रेक के बाद। से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल ने महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के प्रति समर्थन जताया है। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी देते हुए बताया कि शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने अपनी सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके पहले ही एक मिसाल कायम की है।
सुखबीर सिंह ने लिखा कि संसद में लंबित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के बाद शिरोमणि अकाली दल भी एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिसीमन की मांग करता है जो सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल भारत सरकार की ओर से संसद में पेश उस प्रस्ताव का समर्थन करता है जिसमें सभी राज्यों की सीटों में एक समान 50% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं के लिए आरक्षण और परिसीमन का काम तुरंत किया जाना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण और निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल के रुख का स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की मिसाल का पालन करते हुए शिरोमणि अकाली दल द्वारा लिए गए इस बेहद अहम फैसले का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साथ आना होगा और एक निष्पक्ष व समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे उन्हें बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ पंजाब का सियासी माहौल गर्मा चुका है। एक के बाद एक आरोपों में घिरी मान सरकार पर भाजपा प्रशासनिक विफलता का आरोप लगा रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लगातार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा का आरोप है कि राज्य में रंगदारी, पेपर लीक, वसूली और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के चलते भय का माहौल व्याप्त है। भाजपा का कहना है कि पंजाब में मान टैक्स लागू है जो पंजाब का खजाना खाली करके आम आदमी पार्टी का खजाना भर रहा है। वहीं नशे की बढ़ती गिरफ्त को लेकर भी बीजेपी मान सरकार पर हमलावर नजर आई। पुलिस सुरक्षा की बजाय जनता के दमन के लिए प्रयोग हो रही है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सभी आंदोलनों में चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे भर्ती घोटाले का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर उनको सुनने के बजाय, समझने के बजाय आंदोलन को और आंदोलनकारियों को, शांति में काम करने वाले आंदोलनकारियों को कुचलने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये भगवंत मान की ऑफिस तय करता है। पंजाब के एसेट्स को चाट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, रंगदारी, वसूली और टॉर्चर सेंटर। पूरा पंजाब भय के वातावरण में है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज नाइट। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। हाँ, QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंग
टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंबर तू थोड़ा ध्यान से। क्यूआर स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बीजेपी देश भर में समरसता संकल्प अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के दिन से हुई थी और यह अभियान फरवरी महीने तक चलेगा, जिसमें कलश यात्रा सहित कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक किया जा रहा है। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान की रूपरेखा क्या है, इस पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की है समरसता संकल्प अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य से। भारतीय जनता पार्टी समरसता संकल्प अभियान चला रही है। इस अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा के मौके पर हुई थी और इसमें किस तरह से प्रगति हो रही है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की योजना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो अभियान हमने देखा कि गुरु पूर्णिमा को शुरू हुआ था, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वाराणसी गए थे, तब से कितनी प्रगति हुई और क्या कुछ इस अभियान में आगे शामिल किया गया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि संत शिरोमणि रविदास, जिन्होंने सामाजिक समरसता का, मानव कल्याण का और बेगमपुरा यानी कि जहाँ कोई डर भय ना हो, कोई जजिया करना हो, ऐसा बेगमपुरा जहाँ न्याय हो, सामाजिक जहाँ सम्मान मिले, ऐसे संत गुरु रविदास जिन्होंने कहा है ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। एक ही माटी के सब भाड़े यानी कि भगवान के सब एक बराबर पुत्र हैं। ऐसे संत रविदास जी जिनकी मीराबाई और झाली रानी शिष्या बनी, ऐसे संत रविदास जी की 650वीं जयंती पूरे देश में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, बल्कि 7 महीने लगातार मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है। क्योंकि संत रविदास का जुड़ाव आप देखें तो पूरे देश भर से तो रहा ही है, लेकिन ज़्यादा आप देखें तो पंजाब से और उत्तर प्रदेश से रहा है, तो क्या उन राज्यों में ज़्यादा फोकस है? मुझे लगता है, मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, संत रविदास जी की जयंती अभी 685 आई है, तो कोई चुनाव होगा ये किसी को पता नहीं था। बीजेपी एक बड़ा अभियान चला रही है जो फरवरी तक चलेगा, यानी अगले साल फरवरी तक चलेगा। उसमें तमाम छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं वो जोड़े जाएंगे और उद्देश्य यही है कि संत रविदास ने जो शिक्षा दी, संत रविदास ने जो उपदेश दिया, उसके बारे में युवा पीढ़ी जान पाए और भारतीय संस्कृति में जो महान संत परंपरा रही है उसको अच्छे से जान समझ पाए। ये एक उद्देश्य है। हम बात कर रहे थे लाल सिंह आर्य जो बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे थे। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और भोपाल में शनिवार को 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 14 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा देने वाले भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया। घोषणा पत्र में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों, पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रचनाकारों के अधिकारों जैसे कई अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया।
भारत ने इसी क्रम में स्वैच्छिक कलाकारों की रजिस्ट्री की पायलट पहल की भी घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 11वीं बैठक के साथ भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत संस्कृति ट्रैक का पहला पड़ाव पूरा हुआ। संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृति कार्य समूहों की 3 बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक 29 और 30 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से हुई, जबकि दूसरी बैठक 4 और 5 जून को वाराणसी में और तीसरी बैठक 5 और 6 अगस्त को भोपाल में हुई। शनिवार को हुई मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के साथ 4 साझेदार देशों समेत कुल 14 देशों ने हिस्सा लिया। हम लचीलापन, नवाचार और सहयोग जो स्थिरता के लिए निर्मित हो, इस पर विचार करने को हमने अपना थीम बनाया था और संस्कृति ट्रैक के अंतर्गत इस थीम में व्यावहारिक पहलों, संस्थागत सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ऐसे मैकेनिज्म को हम डेवलप करें ताकि जिस पर बल देकर के हमने सब ने तय किया कि ब्रिक्स देशों के बीच जो सहयोग है वो सस्टेनेबल भी बने, स्वतंत्र भी बने और सुगम भी बन सके। बैठक का सबसे बड़ा नतीजा रहा भोपाल घोषणा पत्र, जिसमें सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के बीच सहयोग और सांस्कृतिक संपदा के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया गया। साथ ही एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा को महत्वपूर्ण माना गया। एआई सिस्टम में कॉपीराइट वाली रचनाओं के इस्तेमाल में पारदर्शिता और कलाकारों के उचित पारिश्रमिक की जरूरत पर बल दिया गया। भोपाल घोषणा पत्र का मूल उद्देश्य जो है वो सांस्कृतिक सहयोग के संस्थागत ढांचे को विकसित करना था, उसको सुदृढ़ करना था और उसके साथ साथ में संस्कृति और विरासत, हमारी हेरिटेज के समकालीन और पारंपरिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए साझा रोडमैप हमने इस पर बनाया है। इसी संस्कृति ट्रैक के तहत भारत ने वॉलंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री की पायलट पहल की घोषणा की। इसका उद्देश्य कलाकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, पेशेवर नेटवर्क और ब्रिक्स देशों में नए अवसरों को बढ़ावा देना है। कल्चर का अतीत का हमारा बहुत स्वर्णिम अध्याय रहा है। हमारा तो भाव वसुधैव कुटुंबकम का है। हम अपने उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के बलबूते पर कल्चर की जो अच्छाइयाँ जियो और जीने दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः जो उनने वेदवाक्य सुनाया, सच में वास्तव में आज ये नगरी धन्य हुई। ब्रिक्स देशों ने संस्कृति को केवल विरासत के संरक्षण तक सीमित न रखते हुए रचनात्मक अर्थव्यवस्था, डिजिटल तकनीक और एआई के दौर में कलाकारों के अधिकारों से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक में भारत ने जिन विषयों को रखा था उन पर सहमति बनवाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। ये विषय आने वाले समय में न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के लिए भी लाभकारी साबित होने वाले हैं। साथ साथ तमाम ब्रिक्स देशों के साथ भारत के संबंधों को खासकर सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखें, विरासत के लिहाज से अगर देखें तो उसको मजबूती भी प्रदान करेंगे। कैमरामैन गौरव निरुक्टर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। वीडियो लाइक करो, 30,000 कमाओ, सिर्फ 1,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। माँ थोड़ा ध्यान से, बेटा तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना, कि फ्रॉड है फ्रॉड। RBI कहता है आकर्षक ऑफर देखते ही थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अंदर प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और यूपीआई पर शुल्क को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूपीआई यूजर से किसी तरह का ट्रांजैक्शन का चार्ज नहीं लिया जाएगा और P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सभी भुगतान, सभी तरह के ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। अधिकांश मर्चेंट लेन देन भी बिना शुल्क के रहेंगे। हालांकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया जा सकता है, लेकिन वो भविष्य में। इसके लिए एक तय ट्रांजैक्शन सीमा तय होगी और MDR की दर बेहद मामूली रखी जाएगी, जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले MDR से काफी कम होगी। यानी यूपीआई पर ब्लैंकेट MDR नहीं लगाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यूपीआई को वित्तीय समावेशन का मजबूत माध्यम बनाए रखना और इसकी दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यूपीआई के तकनीकी उन्नयन और उभरते हुए जोखिमों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है। संसद से विधेयक पारित होने के बाद MDR लागू करने की जरूरत पड़ती है, तो इसका फैसला NPCL की अध्यक्षता वाली यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी करेगी। सरकार का साफ संदेश है कि यूपीआई यूजर्स के लिए मुफ्त रहेगा और अधिकांश मर्चेंट लेन देन भी बिना शुल्क के जारी रहेंगे। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको वीडियो संदेश के जरिए या ये कहें कि वीडियो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे। हम न्यूज़ नाइट के अंत में आ गए हैं। E20 पर कई दावों और अफवाहों के बीच तेल कंपनियों ने बयान जारी किया है। जांच और टेस्टिंग के बाद तेल कंपनियों ने उन तमाम अफवाहों और दावों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है जिसमें E20 पेट्रोल में नमी और घातक स्तर पर क्लोराइड होने का दावा किया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि E20 में 500 पार्ट्स पर मिलियन तक क्लोराइड पाया गया है। 500 पार्ट्स पर मिलियन तक क्लोराइड पाने का दावा किया गया था, लेकिन जांच में क्लोराइड का स्तर मात्र 0 से 3 पार्ट्स पर मिलियन के बीच पाया गया है। तो आइए समझते हैं कि कैसे अफवाहों को खारिज करते हुए टेस्टिंग में E20 पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। तो आप देखिए ये वीडियो ग्राफिक्स और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। E20 पेट्रोल आज ये सिर्फ एक फ्यूल ब्लेंड नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कई दावे और सवाल भी सामने आते रहे हैं, लेकिन असल में E20 क्या है, इससे भारत को क्या फायदा है और दुनिया के दूसरे देश एथेनॉल को क्यों अपना रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। एथेनॉल एक जैव ईंधन है जिसे गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। यानी पेट्रोल में जीवाश्म ईंधन के एक हिस्से की जगह घरेलू स्तर पर तैयार होने वाले नवीकरणीय ईंधन का इस्तेमाल।
भारत के लिए इसका उद्देश्य साफ है कि तेल आयात पर निर्भरता कम करना और देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए घरेलू विकल्प को बढ़ाना। एथेनॉल एक अच्छा ईंधन क्यों है? आखिर एथेनॉल को एक अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है? सबसे पहली वजह है यह नवीकरणीय है, पेट्रोल के विपरीत जो सीमित जीवाश्म ईंधन से आता है। एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य जैविक स्रोतों से बनाया जा सकता है। और दूसरी बड़ी वजह एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। इसे पेट्रोल के साथ मिलाने पर ईंधन की एंटी नॉकिंग क्षमता बेहतर होती है और इंजन में ईंधन के दहन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। तीसरी वजह है ऊर्जा सुरक्षा। एथेनॉल देश में ही बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि पेट्रोल में एथेनॉल का हिस्सा बढ़ाकर भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। साथ ही चौथी वजह है किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसका फायदा। गन्ने, मक्का और दूसरे फीड स्टॉक से एथेनॉल उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार तैयार करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग तथा रोजगार के अवसर बढ़ा सकता है। और पांचवी वजह पर्यावरण। सतत तरीके से उत्पादित एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में जीवन चक्र के आधार पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। ऊर्जा सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई में व्यवधान का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही एथेनॉल ब्लेंडिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। पेट्रोल में जितना ज्यादा घरेलू एथेनॉल शामिल होगा उतनी ही मात्रा में पेट्रोलियम ईंधन की जरूरत कम की जा सकती है, यानी कम आयात, ज्यादा ऊर्जा सुरक्षा। अब बात आती है किसानों के लिए इसका क्या फायदा हो सकता है। आपको बता दें, एथेनॉल सिर्फ ऊर्जा की कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए उनको भी मजबूती मिलती हुई नजर आती है। जैसा हमने आपको बताया, गन्ना, मक्का और अन्य फीड स्टॉक से एथेनॉल तैयार किया जाता है। इससे कृषि उत्पादों के लिए एक अतिरिक्त बाजार तैयार होता है। साथ ही एथेनॉल प्लांट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों में भी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, यानी खेत से ईंधन तक एक नया इकोसिस्टम। और वो इसलिए भी क्योंकि जब हम पूरे विश्व की बात करते हैं, दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया में एथेनॉल का इस्तेमाल भारत अकेला देश नहीं है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दे रहा हो, बल्कि ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं में शामिल है। वहां गन्ने से तैयार एथेनॉल परिवहन ईंधन के रूप में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में भी कॉर्न आधारित एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन और इस्तेमाल होता है। यूरोप में भी परिवहन क्षेत्र में नवीकरणीय ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की नीतियां अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा के विकल्प बढ़ाना। क्या E20 वाहनों के लिए ये सुरक्षित है? ये सवाल हम बार बार सुनते हैं। आपको बता दें कि E20 को लेकर सबसे ज्यादा सवाल वाहनों की सुरक्षा को लेकर उठते आए हैं। सच्चाई लेकिन यही है कि E20 के लिए डिजाइन और प्रमाणित किए गए नए वाहन इस मिश्रण को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं। वहीं पुराने वाहन जो ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, उनमें ईंधन दक्षता में हल्की कमी देखी जा सकती है। इसका एक कारण यह है कि एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर ऊर्जा की मात्रा कम होती है, लेकिन इसे व्यापक इंजन फेलियर के दावे से अलग समझना जरूरी है। खेत से ईंधन तक जब हम इसको देखते हैं तो एथेनॉल भारत की ऊर्जा कहानी को बदलता हुआ भी नजर आता है। E20 का लक्ष्य सिर्फ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना नहीं, बल्कि आयात पर निर्भरता घटाना, घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।